स्टूडेंट विस्तार में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 2.3 क्लास 11 की एनसीईआरटी बुक की। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन, यानी कि हमें बताना है कि ये जो रिलेशन दे रखी है वो फंक्शन है या नहीं है। और अगर उसने बोला है अगर ये फंक्शन है तो हमें उसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो देखो यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा है। कैसे दे रखा है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा है। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, एरो डायग्राम से बना लूंगा ताकि मेरे को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट वाला बना रहे हैं अपन। तो ये 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17 ये इतने एलिमेंट है। 2 तो किससे कनेक्टेड है? 1 से। 1 से कनेक्टेड है सारे के सारे। 2 भी 1 से कनेक्टेड है, ये भी 1 से, ये भी 1 से, ये भी 1 से, ये भी 1 से और ये भी 1 से। तो समझो फंक्शन की पहली डेफिनेशन क्या कहती है कि A relation is called function if every element of set A is connected to some element of set B। तो हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है, बिल्कुल है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि हर एक एलिमेंट की ओनली एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए। तो देखो 2 की इमेज भी एक ही है, 5 की भी एक है, 8 की भी एक है, 11 की भी एक, 14 की भी एक, 17 की भी एक। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना कि नंबर की बात हो रही है कि नंबर की बात हो रही है। तो एक इमेज एक है ना, एक है ना। ऐसे समझो ये पर्सन है तो एक ही काम कर रहा है। अब वो बात अलग है कि ये पर्सन भी वही काम कर रहा है, ये पर्सन भी वही काम कर रहा है। इसको वैसे समझो, मैंने कैसे बताया था, इसको सेट ऑफ सन मान लो, इसको सेट ऑफ मदर। तो क्या है, इसकी मदर भी यही है, इसकी मदर भी है, इसकी मदर भी है, यानी कि सारे के सारे एक ही मम्मी के बच्चे हैं। गलत समझ में आ गया? क्लियर है? यानी कि इन सभी बच्चों की माँ क्या है? एक है। तो ये अपना क्या हो सकता है? फंक्शन है। और ये फंक्शन है तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी? डोमेन के पूरा सेट आ जाएगा। और रेंज क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। रेंज क्या आ जाएगी? 1। तो आप लिख सकते हो रेंज, तो लिख सकते हो 1। तो अकेले भाई एलिमेंट को बताना है तो मैं कर्ली ब्रैकेट में यूज करूंगा। और डोमेन क्या आ जाएगी? डोमेन ये पूरा सेट लिख दो, 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। समझ में आया? ठीक है, अगला देखो सेकंड वाला। सेकंड वाले में देखो क्या दे रखा है। सेकंड में दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ठीक है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे समझने। तो देखो यहां से तो वैसे ही पता लग रहा है कि ये क्या है? एक फंक्शन है। ये क्या है? एक फंक्शन है। ये रिलेशन क्या है? एक फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसमें हर एक एलिमेंट किसी न किसी से कनेक्टेड है। हर एक एलिमेंट किसी न किसी से कनेक्टेड है। और दूसरी बात क्या है, हर एक एलिमेंट सिर्फ सिंगल एलिमेंट से कनेक्टेड है। तो ये भी क्या एक फंक्शन है, ये भी क्या एक फंक्शन है। और इसकी डोमेन तो ये पूरा सेट आ जाएगा और रेंज क्या आ जाएगा? ये पूरा सेट आ जाएगा। ठीक है, डोमेन ये पूरा सेट और रेंज ये पूरा सेट। ठीक है, डोमेन क्या आ जाएगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और रेंज आ जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर इतना? अगला देखो थर्ड वाला। थर्ड वाले में देखो, थर्ड में क्या दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे समझना अच्छे से। 1 की इमेज क्या है? 3। 5 की इमेज भी क्या है? 3। 1 की इमेज है 3, 1 की इमेज है 5 और 2 की इमेज भी क्या है? 5। समझो इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है। तो अगर मैं इसको सही से बनाऊं तो सिर्फ इधर कितने एलिमेंट है? 2 ही एलिमेंट है। उधर भी कितने एलिमेंट है? 2 ही। तो 1 एंड 2 और इधर है 3 एंड 5। तो 1 की इमेज 3 भी है और 1 की इमेज 5 भी है। ये बात समझ में आई? 1 की इमेज 3 भी है और 1 की इमेज 5 भी है। 2 की इमेज भी क्या है? 5 है। तो समझो यहाँ पे जो एलिमेंट 1 है उसकी 2 इमेज आ रही है, 5 भी एंड 3 भी। यानी कि ये पर्सन है 2 काम कर रहा है। ये काम भी कर रहा है और ये काम भी कर रहा है, यानी कि मल्टी वर्कर है। और जब भी मैंने क्या बताया कि कोई भी पर्सन अब मल्टी वर्कर है तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होता। या फिर दूसरे एग्जांपल से समझो कि अगर ये सेट ऑफ सन है और ये सेट ऑफ मदर है तो इस सन की 2 माँ हो गई। ये जो सन है इसकी 2 माँ हो गई, ये भी इसकी माँ है और ये भी इसकी माँ है। तो क्या ऐसे रियल लाइफ में पॉसिबल हो सकता है कि एक सन की 2 माएँ हों? अब आप कह रहे होगे कि भगवान कृष्ण की तो 2 माँ थी। तो यहाँ पे जन्म देने वाली माँ की बात हो रही है। समझ में आया? वहां पे मत जाओ वहां पे कि वहां पे पालने वाली माँ अलग थी और जन्म देने वाली माँ अलग थी। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फंक्शन होने के लिए जन्म देने वाली माँ ही एक होनी चाहिए। समझ में आया? तो क्या एक बच्चे को 2 माएँ जन्म दे सकती हैं? एक बच्चे को 2 माएँ जन्म कभी नहीं दे सकती ना।
तो इसको सीधा सीधा समझ लिया करो, ये मदर वाला सेट है और मदर भी कौन सी जन्म देने वाली, ठीक है, मदर भी कौन सी जन्म देने वाली, ठीक है। तो अब देखो एक बच्चे को दो माएँ जन्म नहीं दे सकती, क्लियर इतना, इसका मतलब ये क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा, क्लियर है, समझ में आ गया। और वैसे समझो तो देखो एक की इमेज 2 आ गई, एक की इमेज 3 भी है और एक की इमेज क्या है 5 भी है, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है, क्लियर है इतना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या आ जाएगा, अरे मस्त पढ़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ करा दूंगा, तुम्हें चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है फाइंड द डोमिनेंट रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। तो एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है मोड के अंदर एक्स लेकिन नेगेटिव है, और सेकंड में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू, तुम्हारी मैथ इतनी करा दूंगा ना आसान, चिंता मत करो, 9 माइनस एक्स का रूट। तो समझो इसकी डोमेन बतानी है। सबसे पहले मोड एक्स फंक्शन हम पढ़ चुके, क्या होता है मोड एक्स फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है, और इसकी डोमेन क्या होती है, रियल नंबर होती है। ये तो क्या होता है मोड एक्स, अब इसने नेगेटिव कर दिया, तो नेगेटिव का मतलब मोड एक्स हमेशा पॉजिटिव देता है, तो ये एफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पूरी नेगेटिव होगी। तो ये वाला ये तो है y बराबर मोड एक्स का ग्राफ, और ये किसका ग्राफ आ जाएगा, y बराबर माइनस ऑफ मोड एक्स का ग्राफ आ जाएगा, क्लियर है। ये किसका ग्राफ आ गया, y बराबर माइनस ऑफ मोड एक्स का ग्राफ आ गया, क्लियर है इतना। तो अब देखो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, क्या ये सभी रियल नंबर ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है, क्योंकि मैंने डोमेन के लिए क्या बताया था कि ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स दैट कैन बी टेकन, कि एक्स जो भी पॉसिबल वैल्यू ले ले वो क्या होती है, उसकी डोमेन होती है। तो सारी वैल्यू लेगा ना, तो इसकी डोमेन तो क्या हो जाएगी, रियल नंबर, डोमेन क्या हो जाएगी, रियल नंबर। रेंज समझो, रेंज का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू एक्स की वैल्यू लेने के बाद वो वैल्यू दे, तो क्या दे रहा है, ये देखो यहां से लेके इधर दे रहा है, इधर ही दे रहा है, तो क्या दे रहा है, 0 से लेके माइनस इन्फाइनाइट तक दे रहा है ना, तो रेंज क्या आ जाएगी, माइनस इन्फाइनाइट से 0, यानी कि पलट जाएगी, और 0 पे क्या आ जाएगी, क्लोज ब्रैकेट आएगा, ध्यान देना, रेंज पलट जाएगी। जो मॉडुलस फंक्शन था उसकी रेंज क्या आती थी, 0 से इन्फाइनाइट आती थी, लेकिन अब वो नेगेटिव में कर दिया, तो माइनस इन्फाइनाइट से 0 तक आ जाएगा, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू 0 और मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट। समझ में आ गया। इसमें आ जाओ, अब इस वाले में आ जाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें काफी अच्छा कॉन्सेप्ट लगेगा। एनसीईआरटी को आप ऐसे ही मत समझा करो, इस क्वेश्चन में कितना कॉन्सेप्ट निकल के आएगा आप समझो। अंडर रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अंडर रूट वाला फंक्शन है, तो अंडर रूट में कभी भी अगर ये रियल वैल्यू लेगा, तो अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये रियल वैल्यू लेगा तो अंडर रूट में क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होगा। तो समझो इसका मतलब 9 माइनस एक्स मिनिमम क्या ले सकता है, 0, यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गई। ये बात समझ में आई क्या? क्योंकि मैंने जब तुम्हें इनइक्वालिटीज पढ़ाया था तो अंडर रूट वाला जो फंक्शन बताया था उसमें क्या होता है कि अगर अंडर रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव, अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है ना वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये जो 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, यानी कि अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है ना, अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो हमेशा लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा ऑलवेज। ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो ये वैल्यू क्या आ गई, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गई। ठीक है, तो समझो बच्चों जब ये ऐसा आ गया तो अब समझो अब क्या करेंगे, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब ये -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटीज गेट चेंज, इनइक्वालिटीज का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर इतना? अब क्या आ गया, इसके दो फैक्टर आ गए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 3 x प्लस 3 लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल फैक्टराइजेशन तुम्हें करना आता है, क्लास 9-10 से पढ़ रहे हो ना तुम, फैक्टर करना 9 से पढ़ रहे हो आई थिंक। ठीक है, इसके दो फैक्टर आ गए। अब क्या करना होता है, मैंने इनइक्वालिटीज तुम्हें अच्छे से पढ़ा दी। अगर इनइक्वालिटीज तुम्हें नहीं आती है तो मेरे लेक्चर जाके वहां पे देख लो, मैंने एकदम बेसिक से पढ़ाया है। ठीक है, अब देखो, अब इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा पॉइंट्स को। इसके x माइनस 3 इक्वल टू 0 करो, एक बार x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो 2 पॉइंट आ गए, एक तो 3 और एक -3। ठीक है, अब समझो जब भी लेस देन इक्वल टू 0 होता है तो मैंने बेबी कर्व भी तुम्हें पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया, बेबी कर्व भी तुम्हें पढ़ा दिया, क्यों चिंता कर रहे हो। तो देखो यहाँ से क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट आएगा। और एक क्यों आता है, इसका रीजन भी मैंने बताया था, सभी फैक्टर की पावर ओड है तो इधर से प्लस से स्टार्ट करते हैं, तो अगर पावर ओड है तो अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब मुझे कौन सा रीजन चाहिए, नेगेटिव वाला रीजन चाहिए, तो कौन सा वाला रीजन आ जाएगा, ये वाला रीजन आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से लाई करेगी, क्लोज इंटरवल में -3 से 3 के बीच में लाई करेगी।
ये समझ में आया क्या? तो ये डोमेन आ गई। तो डोमेन ऑफ एक्स क्या आ गई? माइनस क्लोज इंटरवल -3 से 3। तो डोमेन क्या आ गई? क्लोज इंटरवल -3 से 3। क्लियर इतना? अब देखो रेंज, जब डोमेन -3 से 3 के बीच में आएगी, जब डोमेन -3 से 3 के बीच में आएगी तो ये कितनी वैल्यू तो देगा? तो सबसे पहले तो अंडर रूट में लिखा हुआ है, सबसे पहले तो अंडर रूट में लिखा हुआ है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। यानी कि y है, y इक्वल टू क्या है? अंडर रूट में समथिंग है। तो ये बताओ y की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? सॉरी एक्स स्क्वायर है, तो y की मिनिमम वैल्यू हो सकती है 0, क्योंकि अंडर रूट में मिनिमम क्या आ जाएगा? आएगा 0। तो आएगा ही आएगा, 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता। 0 तो आएगा आएगा, 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता। तो y की मिनिमम वैल्यू तो मुझे पता लगी, 0 आ गई। अब समझो मुझे डोमेन के अंदर ही चेक करना है, इसमें ही चेक करना है मुझे। डोमेन क्या दे रखा है? -3 से 3। जब x की वैल्यू में -3 पुट करता हूँ, x की वैल्यू जब मैं -3 पुट करता हूँ, समझना, x की वैल्यू जब मैं -3 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा? 0 बन जाएगा। ऐसे 3 पुट करूंगा तब भी ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई क्या? ये बताओ, जब x की वैल्यू में 3 और -3 पुट करता हूँ तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाता है? ये पूरा 0 आ जाएगा। तो अंडर रूट 0 क्या होता है? 0। इसके अलावा मैं -3 से 3 के बीच में क्या पुट कर सकता हूँ? अगर मैं 0 पुट करूं, अगर मैं x को 0 मानूं तो ये क्या आ जाएगा? 9 - 0 का स्क्वायर यानी 0, सॉरी 9 - 0 यानी कि आ जाएगा 9। और अंडर रूट 9 क्या होता है? 3। अंडर रूट 9 क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, अंडर रूट 9 क्या आ जाएगा? 3। अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ठीक है, तो ये देखो ये मिनिमम। इसके अलावा x की वैल्यू जो भी पुट करोगे आप -3 से 3 के बीच में, तो x की वैल्यू क्या आएंगी? कुछ ना कुछ वैल्यू देगा ये। तो 9 में से समथिंग कुछ माइनस ही होगा, 9 में से समथिंग कुछ माइनस ही होगा। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी रेंज क्या आ जाएगी? तो 0 से 3 के बीच में आ जाएगी। कब? जब डोमेन -3 से 3 होगी। ये ध्यान देना यहाँ पे। तो 0 से क्या आ गई? 3 आ गई इसकी रेंज, क्लोज इंटरवल। इसकी रेंज क्या आ गई? 0 से 3, जब डोमेन -3 से 3 है। समझ में आया? एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है? y इक्वल मान लो, फिर क्या कर दो? इसको क्वाड्रेटिक बना लो। क्या कर लो? इसको y के बराबर मान लो। तो y बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट में 9 - x स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 - x स्क्वायर। क्लियर इतना? अब यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। अब क्या कर लो? सॉरी x की वैल्यू निकाल लो, तो उधर चला जाएगा ये। तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 - y स्क्वायर। तो x इक्वल टू क्या आ गया? अंडर रूट में 9 - y स्क्वायर। अब जो काम हम डोमेन के लिए करते थे, जो काम हम डोमेन के लिए करते थे, वही काम क्या करोगे आप? रेंज के लिए करोगे। तो 9 - y स्क्वायर क्या होना चाहिए? 9 - y स्क्वायर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर -9 क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। तीन वैल्यू आएंगी, -3 और 3। इनके बीच में लाई करेगा y, इनके बीच में लाई करेगा। लेकिन ध्यान दो, क्या y की वैल्यू नेगेटिव होगी? क्या y की वैल्यू -3 होगी? क्या y क्या है? इसके बराबर है ना। क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। क्लियर है? क्योंकि x की वैल्यू लाई कर रही है ना -3 से 3 के बीच में, तो y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फिर इन यहाँ से लेके यहाँ के बीच में कितनी वैल्यू लेंगे? 0 से 3 लेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है। फंक्शन f डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू दिया हुआ है, कहाँ गया? 2x - 5। तो अपन से पूछा है f(0), सेकेंड में पूछा है f(7) और थर्ड में पूछा है f(-3). यानी कि कुल कुछ नहीं करना है इसमें। x की एक बार 0 रखना है, एक बार 7 और एक बार -3 रखना है। तो तुम कर लोगे, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो, एक बार 0 रखोगे, f(0) निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 × में 0 - 5 कितना आया? -5। जब 7 रखो तो कितना आया? 2 × 7 - 5, 14 - 5 कितना आ गया? 9। समझ में आ रहा है ना? -3 रखोगे तो 2 × -3 - 5 कितना आ गया? -6 - 5 कितना आया? -11। समझ में आ गया? एक सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। सिंपल जो छोटी क्लास से करते आ रहे हैं, 9 10 में करते थे कि एक्स की वैल्यू इतनी रखो तो उसकी वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी। तो यही है। इस बार फंक्शन में एफ एक्स के अंदर रखना है तो एफ को कुछ वहां रख देंगे। क्लियर इतना? अब देखो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 भी इसके जैसा ही है, तो अपन लिख लेते हैं, उसको समझो अच्छे से। कुछ लोगों को क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन नंबर 4 में, बाकी है एकदम सिंपल। देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में। एक
फंक्शन टी विच मैप टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, कोई फंक्शन है टी, वो क्या कर रहा है, मैपिंग कर रहा है टेम्परेचर की इसमें डिग्री सेल्सियस में। तो क्या दे रखा है, टी ऑफ सी इक्वल टू दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दे रखा है 9c/5 + 32। ठीक है, तो अपन से पूछा है एक बार तो टी ऑफ 0, एक बार पूछा है टी ऑफ 28, एक बार पूछा है टी ऑफ -10, और लास्ट में पूछा है टी सी की वैल्यू है, फोर्थ में देखो टी सी की वैल्यू है 212, तो पूछा है सी कितना होगा। ठीक है, अब समझो, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो अच्छी बात है, करना स्टार्ट कर सकते हो आप। जिनको समझ में आया वो इधर देखो मेरी तरफ, क्या कह रखा है कि कोई भी फंक्शन है टी, वो टेम्परेचर को मैप कर रहा है डिग्री सेल्सियस में। तो यानी कि एक्चुअल में क्या है कि कोई फंक्शन है टी, उस वो कौन से वेरिएबल को ले रहा है। जैसे कोई फंक्शन एफ होता था, वो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, एक्स था। तो यहाँ पे फंक्शन टी है, यानी कि फंक्शन का नाम इस बार टी हो गया, फंक्शन का नाम क्या हो गया इस बार, टी हो गया। और वो किसका फंक्शन है, सी का फंक्शन है, यानी कि डिग्री सेल्सियस का फंक्शन है। ये बात समझ में आई, जहाँ पे एफ फंक्शन किसका होता था, एक्स, तो एफ बराबर एफ एक्स बराबर क्या था, वाई होता था ना। तो वाई किस पे डिपेंड कर रहा था, एक्स पे। तो यहाँ पे टी फंक्शन है, तो टी किस पे डिपेंड कर रहा है, सी पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि सी की वैल्यू लेगा वो, और वहां पे टी की वैल्यू देगा। आगे समझ में, सी की वैल्यू लेगा, ठीक है, और टेम्परेचर की वैल्यू वहां पे देगा, यानी कि सी डिग्री सेल्सियस में देगा, और वहां पे टेम्परेचर मेरे पास वैल्यू मिल जाएगी फॉरेनहाइट में। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब समझो, तो उसने पूछा टी ऑफ 0, तो जहां जहां सी है वहां एक बार 0 रख दो, एक बार 28 रख दो, एक बार -10 रख दो। ये बात 3 तक कर लोगे। उसके बाद में चौथे में देखो क्या पूछा है, टी ऑफ सी दे रखा है, यानी कि फंक्शन की वैल्यू दे दी। इस बार फंक्शन की वैल्यू इसने 212 दी है, तो पूछा है सी की किस वैल्यू के लिए होगी। तो रख दो यहाँ पे, एक बार टी ऑफ 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, टी ऑफ 0 रखा तो 9 × में 0 + 5 + 32, तो कितना आ गया, 32 आ जाएगा ना। ये तो पूरा 0 हो गया, ये तो क्या हो गया, 0 हो गया। अगला देखो, टी ऑफ 28 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 9 × में 28 डिवाइड में 5 + का 32। तो देखो सिंपल सोल्व करना है, कितना आ जाएगा, इसको काट लो आप, 55 25 5 का 30, समझ में आ गया ना। अब मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 54 45 और 5 50, 50.4 + 32, तो कितना आया 82.4, समझ में आ गया, 82.4 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन करनी, एक बार क्या रखना है, टी ऑफ -10, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, टी ऑफ -10 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 9 × में -10/5 + 32, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया, 9 × -2 का 18 + का 32, 32 में से 18 गया तो कितना आ जाएगा, ये 4 और ये 1, समझ में आ गया। 12 में से 8 गया तो 4, 2 में से 1 गया तो 1, 14 डिग्री सेल्सियस आ गया, समझ में आ गया। अब लास्ट वाला देखो क्या दे रखा है, लास्ट में दे रखा है टी ऑफ सी दे रखा है 212, यानी कि अब फंक्शन की वैल्यू दे दी तो सी की वैल्यू पूछी है। तो इसने बोला है टी ऑफ सी अगर 212 हो तो सी की वैल्यू बताओ, तो सी यहाँ पे रख देंगे 9c/5 + 32। अब 32 इधर आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना, 32 क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो 9c/5 = 212 - 32 में लिख सकता हूँ, समझ में आया। अब कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9c/5 = देखो कितना बच जाएगा, ये 180 बच जाएगा, 180 बच गया। ठीक है, अब 5 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो कितना आ जाएगा, 9c = 180 × में 5, तो 9c = क्या आ गया, 18 × 5 = 900, c = आ गया 900/9, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, समझ में आ गया। c की वैल्यू कितनी आ गई, 100 डिग्री सेल्सियस आ गई, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर इतना। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, आई थिंक रेंज पूछा है, देख लेते हैं क्या पूछा है। लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, f(x) = दे रखा है 2 - 3x, और x बिलोंग करेगा r को, और साथ में x बोला है 0 से बड़ा होना चाहिए। अगला है f(x) = x² + 2,
x बिलोंग टू r, और थर्ड में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स और x बिलोंग टू r। रेंज पूछा है, समझो। तो देखो एफ एक्स इक्वल टू 2 माइनस 3x, x बिलोंग टू r, और x क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होगा। तो जब भी 0 से बड़ा रखोगे आप, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो समझो यहाँ पे अगर मैंने x की वैल्यू मिनिमम क्या रख सकता हूँ, इसने बोला 0 से बड़ा ही होगा, तो मान लेते हैं मैंने 0 रखा है यहाँ पे, मान लेते हैं मैंने क्या रखा, 0। यहाँ पे ऐसे लिख लो इसको, y बराबर 2 माइनस 3x। मान लेते हैं मैंने x बराबर क्या रखा, 0 रखा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3 इंटू 0, 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आया, 2। क्या ये 2 आ पाएगा, 2 एग्जैक्ट 2 नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट 2 नहीं मिलेगा। एग्जैक्ट क्या नहीं मिल पाएगा, 2 नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट 0 नहीं रखना, 0 से क्या रखना है, बड़ा रखना है। तो 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, 2 से छोटा ही होगा। तो मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, 2 आएगी। सॉरी 0 से छोटा ही होगा, सॉरी 2 से छोटा होगा, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, मुझे 2 से छोटी वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी यहाँ पे, मुझे 2 से छोटी वैल्यू मिलेगी। अब इसके अलावा यहाँ पे आप पॉजिटिव क्वांटिटी रखोगे, 0 से बड़ा रखना है ना, 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1, समझ रहे हो। फिर 2 रखोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, रख के देख लो ना। तो ये जो भी वैल्यू आएंगी वो हमेशा 2 से छोटी आती जाएंगी। क्या आती जाएंगी, 2 से छोटी आती जाएंगी। तो अपना जो रेंज आएगा, तो क्या आया, मैक्सिमम तो 2 आया, लेकिन एग्जैक्ट 2 नहीं मिल पाएगा। और मिनिमम क्या आ सकता है, माइनस इनफाइनाइट। बात समझ में आई क्या। तो अपनी जो रेंज हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से 2 तक हो जाएगी। 2 एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा। तो जब एग्जैक्ट नहीं आता तो उसे क्या लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं। एग्जैक्ट जब नहीं आता तो उसे कैसे लिखते हैं, ओपन ब्रैकेट में लिखते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ऐसे नहीं आ रहा तो देखो इसका ग्राफ बना लो। जब x बराबर 0 हुआ तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2। x बराबर 0 हुआ तो y बराबर क्या होगा, 2। तो ये आ जाएगा 0,2। यहाँ पे मैंने ओपन सर्कल इसलिए बनाया क्योंकि 2 एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा, ठीक है। अब x बराबर 0 हुआ तो y बराबर 2 आ गया। जब y बराबर 0 होगा, समझना, y बराबर 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2/3। y बराबर जब 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3, ठीक है। ये इधर चला जाएगा ना फिर, तो ये आ जाएगी 2/3,0। तो देखो ये जो आएगा ऐसे आएगा। क्या ऊपर की तरफ जा पाएगा क्या ये लाइन ऊपर जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू मुझे 0 से छोटी लेनी नहीं है। x की वैल्यू मुझे 0 से छोटी लेनी नहीं है, तो जो भी लाइन आएगी इधर ही आएगी। तो आप इसका ऐसे बना सकते हो आगे तक। ये क्या आएगा, 2/3,0। तो देखो क्या क्या वैल्यू मिल रही है मुझे, ये क्या मिल रही है, 2 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक मिलेगी ना। 2 से लेके माइनस इनफाइनाइट। आप बोलोगे सर आपने इधर क्यों नहीं बनाया, भाई उसने बोला है ना, उसने बोला है कि 0 से बड़ा लेना है, तो इधर क्या वैल्यू लेंगे अपन, लेंगे नहीं, वैल्यू नहीं लेंगे, फिर यहाँ से लेके नीचे तक ही आएगी। तो आगे समझ में, माइनस इनफाइनाइट से 2 तक आ जाएगी, लेकिन 2 भी क्या है, इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आया नहीं आया, क्लियर इतना। तो रेंज ये आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी ये, ठीक है, क्लियर इतना। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है। तो समझो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्या है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जब 0 होगी तो इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 2। ऐसे समझो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। अब दोनों तरफ जो ऐड कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 प्लस 2। समझ में आया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 2। इसकी रेंज क्या आ जाएगी, रेंज क्या आ जाएगी, 2 से इनफाइनाइट। बात समझ में आई। इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 2 से इनफाइनाइट। बात समझ में आई, ठीक है। इसकी रेंज क्या आ जाएगी, 2 से इनफाइनाइट आ जाएगी। क्लियर इतना, ठीक है, समझ में आएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर है तो ये मिनिमम 0 हो सकता है। माइनस में भी रखोगे तो इसको प्लस बना देगा। समझ में आ गया, ठीक है भाई। -1 रखोगे तो भी +1 देगा, -2 रखोगे तो +4 देगा। तो मिनिमम 0 आएगी, उसके अलावा 0 से बड़ी आएगी। तो ऐसे समझो कि ये पैराबोला बनेगा। एक्स वाई बराबर अगर एक्स स्क्वायर होता है तो इसका पैराबोला कैसे बनता है, ऐसे बनता वर्टेक्स से, ठीक है। ओरिजिन से पास होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर +2 है तो ये शिफ्ट हो जाएगा 2।
2 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा ना, तो ऐसे आ जाएगा अभी 2 यूनिट शिफ्ट हो गया, ऐसे आ जाएगा और ये इंक्लूडेड है। तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 2 से इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। 2 से कहाँ जा रही है, इनफाइनाइट की तरफ। समझ में आ गया, ठीक है। जिसकी रेंज क्या आ जाएगी, 2 से इनफाइनाइट आ जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स बराबर एक्स है, तो यानी कि y बराबर एक्स है, तो इसकी रेंज तो सबको पता है क्या आएगी, रियल नंबर आएगी सभी, क्योंकि क्या है ये खुद की वैल्यू को खुद से क्या कर रहा है, मैप कर रहा है। 1 रखोगे तो 1 देगा, 2 रखोगे 2, इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट, तो क्या आएगी इसकी रेंज, रियल नंबर आ जाएगी। आइडेंटिटी फंक्शन है, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।